नमस्कार, मैं हूँ सीत। इन दिनों एक कविता चर्चा में है। कात्यायनी जी की कविता है, नाम है हत्याओं के समय में प्रणय विकल कविताएं। इस कविता को लेकर लेखक अलग अलग टिप्पणी दे रहे हैं। कुछ लेखकों का कहना है कि ये कविता बहुत अच्छी है, बहुत सटीक है, सही समय पर लिखी गई है, इसलिए ये चर्चा में है। कुछ लेखकों का कहना है कि ये कविता अशोक वाजपेयी के ज़रिए कुछ लोगों को निशाना साधने की कोशिश की गई है। अलग अलग लेखकों की इस कविता पर अलग अलग राय है। ऐसे समय में प्रियदर्शन जी की एक टिप्पणी आई है इस कविता पर जो बहुत ही अच्छी है, जो कविता को परत दर परत आपके सामने खोलती चलती है और आप ये इस निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी होती है कि आप अपने मानकों पे किस जगह इस कविता को रखें। प्रियदर्शन जी लिखते हैं कि किसी कविता को कैसे पढ़ें, उसमें कवि द्वारा की जा रही टिप्पणी को अंतिम मानते हुए या उसके संपूर्ण प्रभाव से निकलने वाले अर्थ के लिए। लेखक भी एक आइसबर्ग होता है और उसकी रचना भी। उसमें जो ऊपर दिखता है उससे ज़्यादा उसके भीतर छुपा हुआ होता है। तो रचना की समझ के लिए हमें कुछ भीतर उतरना पड़ता है, लेकिन किसी रचना के भीतर कैसे उतरा जाता है? क्या किसी कवि के इरादों का अनुमान लगाते हुए या फिर सावधान पाठ के साथ कविता में छुपे हुए अर्थों को पहचानने की कोशिश करते हुए? संभव है हम कवि को बिल्कुल नहीं जानते हों। हमारे सामने बस कविता हो तो ये बस पाठ है जो हमारे लिए कविता को खोलता है। लेकिन कविता के पाठ का मतलब क्या है? क्या वो अर्थ जो कवि सुझा रहा है या वे अर्थ जो उसकी कविता से चुपचाप झांक रहे हैं? कवि जो शब्द चुनता है, जो बिंब और प्रतीक इस्तेमाल करता है, जिन पुनरावृत्तियों के सहारे मनचाहा बलाघात पैदा करता है, जिन पुनरुक्तियों के साथ किसी अर्थ पर जोर देता है, वे सब एक जगह से कुछ स्वायत्त भी होते हैं और कविता के वैकल्पिक पाठ संभव करते हैं। कई बार वे वैकल्पिक पाठ कवि द्वारा सुझाए गए पाठ से विपरीत भी जा सकती है। इन सारी बातों की ओर ध्यान इन दिनों चर्चा में रही कात्यायनी की कविता हत्याओं के समय में प्रणय विकल कविताएं पढ़ते हुए गया। कात्यायनी मेरी प्रिय कवित्री हैं। उनकी अचूक वैचारिक प्रतिबद्धता उन्हें सम्माननीय बनाती है और जिस आक्रामकता के साथ वे प्रतिक्रियावादी, रूढ़िग्रस्त, पूंजीवादी, सांप्रदायिक और पुरुष मंदांत मानसिकता पर हमले करती हैं, इस काम में जिस शब्द कौशल का वे इस्तेमाल करती हैं वो उन्हें विशिष्ट बनाता है। प्रियदर्शन जी आगे लिखते हैं कि क्या कभी कभी ये आक्रामकता उन मूल्यों के खिलाफ ही नहीं चली जाती जिनके पक्ष में कवित्री खड़ी है? क्या हत्याओं के समय में प्रणय विकल कविताएं भी ऐसा ही भटका हुआ तीर है जो कहीं और जाकर लग गया है? अपनी प्रिय कवित्री से माफी के साथ इस कविता के निहितार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। प्रियदर्शन जी आगे लिखते हैं, कविता की मूल स्थापना ये है कि जब इस बर्बर फासिस्ट समय में जब बस्तियां जलाई जा रही हैं, तब प्रेम कविताएं लिखने और इसमें डूबे रहने का कोई अर्थ नहीं है। ये निंदनीय है। मोटे तौर पर इस अर्थ से किसी की भी असहमति नहीं हो सकती, बल्कि बहुत सारे क्रांतिकारी इसे बिल्कुल उचित और ज़रूरी आलोचना मानते हैं। हालांकि कविता ये नहीं बताती कि ऐसी प्रेमिकाओं या कवित्रियों का क्या किया जाए। उसकी दिलचस्पी बस इनकी शिनाख्त में है, जो निश्चय ही एक ज़रूरी काम है। कविता शुरू ही इस सवाल से होती है कि कौन है ये स्त्रियां। इसके बाद अगली 5 पंक्तियों में 5 क्रियाओं से इनकी पहचान बताई गई है। छुअन के ताप से दहकती, मिलन की यादों से गमकती, इंतजार की बेकली में सिसकती, विरह की आग में झुलसती और गत यौना होने के भय से सिहरती स्त्रियां हैं। यहाँ पर रुककर सोचें कि क्या वाकई हमारे समय की स्त्रियां ऐसी हैं? क्या वे छुअन, मिलन, इंतजार, बेकली, विरह, सिरहन आदि तक सीमित हैं?
या ये सब पीछे छूट चुके प्रतिमान हैं और आज की स्त्री कविता इससे आगे प्रेम या जीवन या अनुभव पर अपने समान अधिकार की उद्यत घोषणा कर रही है। वो कच्ची हो सकती है, कहीं कहीं भटकी और टूटी भी हो सकती है, लेकिन वे इस रीतकालीन शब्द संसार में समाने से इनकार करती है। ध्यान से देखें तो रीतकालीन स्त्री छवि, जिसकी कुछ छायाएं रोमानी गजलों और पुराने हिंदी गीतों तक मिलती हैं, मूलतः मर्दवादी कल्पना द्वारा गढ़ी गई हैं, जिसमें स्त्री के दुख और संघर्ष अलक्षित हैं। लेकिन कात्यायनी जैसी सजग कवित्री इसमें क्यों फंस जाती है? कविता के भीतर इसे खोजते हैं। प्रियदर्शन जी आगे लिखते हैं कि कवित्री का दुख है कि ये गमकती, दहकती, सिहरती, सिसकती स्त्रियां इस लहूलुहान वसंत में ऐसी हैं जब राख हो चुकी बस्तियों से धुआं अभी भी उठ रहा है, हवा में चिरांधय गंध भरी हुई है। खून के प्यासे धर्म प्राण हत्यारों की भीड़ फिर किसी ने राह अकेले का पीछा कर रही है। यहां से इन स्त्रियों का अपराध बड़ा हो जाता है, लेकिन कविता यही नहीं रुकती। वो इस खूंखार समय को और इस प्रणय विकल स्त्रियों को कुछ और पास ले आती है। वो बताती है कि थके हुए बलात्कारी अभी सुस्ता रहे हैं और ये मुक्तकामी स्त्रियां आधुनिकतावादी विचारों से ढका अपना रीतकालीन वैभव ढोती हुई, तमाम सांसारिक झंझटों से मुक्त, तमाम राजनीतिक किचपिच से अप्रभावित, निर्दोष, निष्कलुष उद्दाम प्रेम की तलाश में आम और महुआ के महमह बागों और नदियों और सागरों के किनारे और सुदूर वादियों से लेकर आभासी संसार के अथाह अछोर तक भटक रही है। प्रियदर्शन जी लिखते हैं, क्या वाकई ये स्त्रियां तमाम सांसारिक झंझटों से मुक्त और तमाम राजनीतिक खिचपिच से अप्रभावित हैं? वे आम और महुआ के महमह करते बाग कहाँ हैं? वे नदियाँ, वे सागर और सुदूर वादियाँ कहाँ हैं जहाँ ये अपने आधुनिकतावादी विचारों से ढका अपना रीतकालीन वैभव ढो रही हैं? उल्टे ये स्त्रियां अपने समय के सबसे तीखे सांसारिक झंझटों में उलझी हुई हैं, सबसे पूर्वाग्रही राजनीति का सामना कर रही हैं। वे संयुक्त या एकल परिवारों के जाल से निकली अपने लिए बराबरी का अधिकार और सम्मान मांगती हर तरफ से पिट रही हैं। वे परिवारों में पिट रही हैं, समाज द्वारा पीटी जा रही हैं, राजनीतिक उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश में है, यथास्थिति उन्हें उल्टा ठहरा रही है और अब तो उनकी ही समुदाय की कवित्री भी उनकी पिटाई कर रही है। जबकि युद्ध और नफरत की मारी दुनिया में उनका कसूर बस ये है कि वो अपनी तरह से प्रेम करना चाहती हैं, उसे लिख भी डालने का दुस्साहस दिखाती हैं। संभव है ये प्रेम कुछ कम उदात्त हो, कुछ ज्यादा मतलबी हो, कहीं कहीं स्वार्थी भी हो, लेकिन इसके लिए इनका सार्वजनिक चीरहरण उचित नहीं है। बहरहाल कविता यहाँ खत्म नहीं होती और आगे बढ़ जाती है और अचानक हम पाते हैं कि उसके निशाने पर कुछ खास लोग हैं, संभवतः कुछ खास कवित्रियाँ जिनके पीठ पीछे अमर्यादित टिप्पणियाँ करना हिंदी समाज अपना फर्ज समझता है। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं, अपने अकथ दुखों का बोझ थोड़ी देर को हल्का कर लेने के लिए ये दुखिया स्त्रियां नए रंगरसिया कवियों से थोड़ी ठिठोली करना चाहती हैं, थोड़ी ठिठोली करना चाहती हैं। इन्हें अशोक वाजपेयी की कविता में घुस जाने की आतुरता है। अपनी कविताओं से ये वहां तक पहुंचने का रास्ता बना रही हैं। अचानक हमारे सामने एक उद्दाम दुविधा की आड़ में छिपी एक तुच्छी कामना सामने चली आती है, कुछ लोगों पर हमला करने की। ये रंगरसिया कवि कौन है और अशोक वाजपेयी की कविता में घुस जाने की आतुरता का मतलब क्या है? कविता में घुस जाना क्या होता है? घुस जाना वो क्रिया है जिसमें कुछ हिकारत, कुछ जबरदस्ती, कुछ आक्रामकता भी है। हम घरों में आते जाते हैं, घुसने का काम चोर, डाकू या अयाचित लोग करते हैं।
मगर कोई कविता में कैसे घुसता है, इस अस्पष्ट वाक्य से जो इशारा मिलता है वो सुंदर नहीं है। कात्यायनी के लिए कविता का मकसद यही पूरा हो जाता है, लेकिन एक सजग कवित्री के तौर पर उन्हें मालूम है कि कविता यहाँ खत्म नहीं की जा सकती। तो वे फिर इन स्त्रियों के हत्यारों के सामने खड़ा कर देती हैं। इन स्त्रियों को हत्यारे मानचित्र पर झुके हुए हमले के नए टारगेट तक पहुंचने का रास्ता पहचान रहे हैं। उन्हें अपनी भूख मिटाने और फिर चीड़ फाड़ देने के लिए सबसे पहले स्त्रियां चाहिए, बहुत सारी, हर उम्र की स्त्रियां। कविता यहाँ खत्म हो रही है, फिर एक बहुत भारी भरकम वक्तव्य के साथ। आखिर सरलीकृत सच्चाइयां आरोपों की राजनीति का सबसे आसान तरीका होती है, जिनमें स्वीकृति की भी गुंजाइश होती है, मगर पूछने की इच्छा होती है कि क्या ये हत्यारों को इशारा है कि तुम्हें स्त्रियां कहाँ मिलेंगी। ये सच है कि हम ऐतिहासिक तौर पर एक फासिस्ट समय में खड़े हैं, इसका प्रतिकार करना हमारा फर्ज भी है, लेकिन फासीवाद की बहुत सारी पहचानों में से एक ये भी है कि वो एक नकली शत्रु खड़ा करता है और उसके विरुद्ध लोगों को जुटाता है। क्या एक कविता क्रांति के ऐसे नकली शत्रु खड़े कर रही है? क्रांति और प्रेम का द्वंद्व साहित्य में बहुत पुराना है। प्रेमी भी क्रांतिकारी बने हैं और क्रांतिकारी भी प्रेमी बने हैं। ऐसे दौर आते रहे हैं जब प्रेम कविता को हिकारत से देखा गया, उसे फूल पत्ती कविता बताया गया। मगर पर्यावरण के लिए शेर बाग जितने जरूरी हैं, उतनी ही फूल पत्तियां भी। ये कविता अगर अशोक वाजपेयी या उनसे कथित तौर पर जुड़ी कुछ कवित्रियों पर भी होती तो भी इसे पढ़कर भूल जाया जा सकता था, मगर दुर्भाग्य से ये कविता उस स्त्रीवाद पर ही चाबुक चलाती है जो सामंती संडास से भी लड़ रहा है और आधुनिक लंपटता से भी। ये अनायास नहीं है कि इस कविता से फासिस्ट नहीं डर रहे, प्रेम कविताएं लिखने वाली लड़कियां डर रही हैं। ये थी प्रियदर्शन जी की टिप्पणी और इसी पर रामजनक पाठक जी कहते हैं कि इस कविता की स्थापना में ही दोष है। कात्यायनी ने हिंदी कविता के समूचे दृश्यपटल को निहारे बिना ही कुछ कवित्रियों को अपने लक्ष्य भेदन के लिए चुन लिया। किसी भी दौर में बहुत कुछ और बहुविधि लिखा जा रहा होता है। अपर आपकी दृष्टि कहीं जाकर अटक या भटक गई तो ये कात्यायनी की ही एक एकायमिता मानी जाएगी। कवित्री अशोक वाजपेयी से ऑब्सेस्ड हैं और पत्थर उछालकर ध्यान आकर्षण चाहती है, जो कि थोड़ा बहुत सफल होता दिख रहा है। चर्चा अलग चीज है। कविता की कसौटी तो उसकी व्यापक दृष्टिकोण से ही तय होगी, जिसमें कविता विफल नजर आती है। समय कितना भी विकट हो और भयावह हो, प्रेम को खारिज करना असंभव है, क्योंकि प्रेम ही हत्यारों से लड़ना सिखाता है। हत्याकाल भी निरंतर बना रहता है। हत्याकाल पहले भी था, अब भी है और शायद आगे भी बना रहेगा। उसकी शिनाख्त करने वाले लोग भी आते रहेंगे। प्रेम कविताएं भी लिखी जाती रहेंगी। एक बार जब नामवर सिंह से लोग प्रेम कविताओं को लेकर कुछ ज्यादा ही सवाल करने लगे तो उन्होंने झल्लाकर एक भाषण में कहीं कह दिया था, शायद वो इलाहाबाद था, कि रूस में लोगों ने कटवाकर फेंक नहीं दिया था। कात्यायनी और बतौर कवित्री हक है कि वो जैसी कविताएं चाहें लिखें, लेकिन दूसरों को भी ये हक है। कविताओं को निरर्थ करने और खारिज करने का हक भी हर किसी को है। प्रचार, लोलुपता और सनसनी फैलाने के बारे में भी हिंदी कविता का कम नुकसान नहीं हुआ है। शोर रोकने के लिए शोर मचाना हर बार जरूरी नहीं होता। किन विषयों पर कविताएं लिखनी चाहिए, ये समझ उतनी जरूरी है जितनी कि ये किन विषयों पर कविताएं लिखनी चाहिए। भटका तीर आत्मघाती भी हो जाता है। दुर्ग द्वार पर दस्तक देने के बजाय कई बार दिग्भ्रमित व्यक्ति अपना ही दरवाजा पीटने लगता है। तो ये दो बड़े लेखकों की, रामजनक पाठक और प्रियदर्शन जी की, ये टिप्पणी थी कात्यायनी जी की कविता हत्याओं के दौर में
हत्याओं के समय में प्रणय विकल्प कविताएं। थैंक यू सो मच।